बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण उपकरण की तरह काम करते हैं और आज बैंकों की इन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में हमारे देश में किस तरीके से, किस परिदृश्य में बैंकों की शुरुआत हुई, उसी के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा के लिए आज पुनः हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट भरत जी राम सर हमारे साथ उपस्थित हैं और आइए हम उनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। चर्चा की इस कड़ी में आज हम बैंकों की जो विकास है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं आपसे किस परिदृश्य में भारत में बैंकों की विकास हुआ और आज के वर्तमान समय में कौन कौन सी बैंकें किस तरीके से काम कर रही है, उन सारे पहलुओं के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। विवेक जी, बहुत ही संजीदा टॉपिक चुना है आपने। मुद्रा जीवन की धुरी होती है और ये जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, भारत की जो फिनेंशियल सिस्टम है, ये वित्तीय प्रणाली है, उसका आधार बैंकिंग सिस्टम है। भारत में जो औपनिवेशिक प्रणाली रही है, हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में आपको पता ही होगा कि 1757 से लेकर 1813 के बीच में कमर्शियल कैपिटलिज्म की बात की जाती है। उसके बाद 1813 से लेकर 1857 के बीच, है ना, ये औद्योगिक पूंजीवाद की बात, और 1857 से लेकर देश की आज़ादी तक फिनेंशियल कैपिटलिज्म। तो इस तरह से इन तीनों में अंग्रेजों ने क्या किया कि औद्योगिक पूंजीवाद के समय में उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया, है ना, जो कमर्शियल कैपिटलाइजेशन है उसमें उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया और पूंजी एकत्रित हो गई इंग्लैंड में। और जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति होती है, इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद की बात की जाती है, जो 1813 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड होता है। आप देखेंगे कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत होती है या रेलवे तार की जो शुरुआत होती है, वह 1857 के बाद की जो परिस्थितियां होती है उसमें होती है, जिस काल को हम जो फिनेंशियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। तो आज का जो मुद्दा है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, तो हमारे दर्शक ये जान लें कि बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत है हमारे यूरोपीय प्रणाली की एक देन है ना। और अगर आपको एक डेट लाइन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को बैंकिंग का इतिहास बिल्कुल याद हो जाए, है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्ट्रीमलाइन करके चीज़ों को सीखना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत में एक अकाल पड़ा था जो खासकर बंगाल का एरिया था, है ना। आपको भी पता होगा कि 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था और उस अकाल को मानव निर्मित अकाल कहा जाता है। ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ना है कि मैन मेड फेमाइन क्या होता है। तो जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था तो उसी परिवेश में अंग्रेजों ने भारत में यूरोपीय पद्धति पर जो पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, है ना। तो हमारे दर्शकों को ये याद हो चुका होगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, है ना, और उसी समय समकालीन परिस्थितियां हो जाएंगी, बंगाल में अकाल, है ना। तो हालांकि ये जो बैंक था असफल था, चूंकि अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा और यूरोपीय पूंजी पर आधारित था, है ना। तो उसके बाद कुछ पॉज होता है और फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है ना। और ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक है ना, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, तो उसके बाद 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होगी, है ना। उसके बाद मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है क्रमशः 1840 और 1843 में। तो ये 3 1806, 1840 और 1843 ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की असफलता के बाद होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पुनः अगर इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की बात करते हैं, इनका
कार्यकाल चलता रहता है ना। और 1921 में, है ना, इन्हीं तीनों बैंकों को मिला दिया जाता है और मिलाकर इनका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछा जाए तो 1921, और उसका बैकग्राउंड पूछा जाए तो वो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो 1803, 40 और 43, है ना। तो इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हो जाती है। रोकना चाहूंगा, क्या 1843 के बाद बीच में कोई और भी बैंक आए 1921 से हाँ, पहले? बिल्कुल बिल्कुल, और भी बैंकों की स्थापना हुई। मैंने कहा कि यूरोपीय पद्धति पर, है ना। तो बीच में अब आएगा लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित देयता के आधार पर, है ना। तो आपको पता ही होगा कि लायबिलिटी और एसेट दो तरह की चीजें होती हैं। बैंक जो हमें लोन के रूप में जो देती हैं वो बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है ना, वो उनका एसेट होता है, ठीक है ना। और हमारा जो पैसा बैंकों के पास रहता है विभिन्न माध्यमों से, है ना, चाहे वो चालू खाता के माध्यम से हो या फिर सेविंग्स अकाउंट में हो या टर्म डिपॉजिट के रूप में हो, बैंक की लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में अगर एक सवाल पूछा जाता है कि देश का पहला बैंक कौन सा है, तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है, जो देश का प्रथम बैंक है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक भी देश का प्रथम बैंक, इलाहाबाद भी देश का प्रथम बैंक। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी अगर पूछेगा, सीमित देयता पूछेगा, तो इलाहाबाद, और पूर्ण रूप से प्रथम जो भारतीय बैंक, माने भारतीयों के द्वारा जो प्रथम बैंक की बात होगी, है ना, वह पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाती है, जो 1894 में उसकी स्थापना होती है। तो जब क्रम आगे बढ़ाएंगे तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है ना। और उसके बाद 1881 में, है ना, दो महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना होती है। एक तो अवध कमर्शियल बैंक होता है और दूसरा अलायंस बैंक ऑफ शिमला का नाम आपने सुना होगा, है ना। 1881 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है ये, है ना। और बताते ही चलें सर, अगर 1881 किस तरीके से। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, है ना। आपको वायसराय का नाम भी याद ही होगा, है ना। ये रिपन का पीरियड था, है ना। और रिपन के समय में ही 1881 में ही जो दशकीय जनगणना, है ना, जो नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है उस पीरियड में, है ना। तो उसके बाद एक क्रम बन जाता है, हम 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो जाती है। उसके बाद बीच में 1917, है ना, टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना होती है। तो पुनः अब आपको क्रम में अगर देखा जाए तो 1917 के बाद पुनः 1921 में आप इंपीरियल बैंक को रख लीजिए, है ना। इंपीरियल बैंक को रखने के बाद से आपको याद होगा कि एक हिल्टन यंग कमेटी बनती है, जिसमें यह मांग की जाती है कि देश का एक अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, है ना। तो 1934 का एक अधिनियम बनता है और 1934 के अधिनियम के बाद आरबीआई की स्थापना हो जाती है ना। और इसी आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई, मैंने देश का जो राष्ट्रीय बैंक कह लीजिए, है ना, या केंद्रीय बैंक कह लीजिए, या बैंकों का बैंक कह लीजिए, तो उसकी स्थापना हो जाती है ना। और पुनः जो इंपीरियल बैंक होता है 1921 वाला, ठीक है, आपको याद होगा कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक, ओके। और 1921 के बाद 1955 में, है ना, अब आप देखेंगे कि उसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है ना, आज़ादी के बाद, और उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है ना। और इस तरह से हमारी बैंकिंग प्रणाली अब एक रेगुलेट हो गई, है ना। शुरुआत से अगर आप नज़र डालें तो 1770 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद से 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के बाद उन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक, है ना। इंपीरियल बैंक के बीच में अगर आप देखें तो 1865 मैंने बता दिया, सीमित देयता के आधार पर इलाहाबाद बैंक, है ना। उसके बाद 1881 में मैंने 2 बैंकों का नाम लिया,
अवध कमर्शियल बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला, है ना। फिर मैंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक जो प्रथम भारत, जो बैंक हाँ, की है ना। स्थापना की थी। तो इसकी बात है ना। फिर 1917 में औद्योगिक टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की बात, है ना। और इसी क्रम में हमने देख लिया कि इंपीरियल बैंक, और फिर उसका राष्ट्रीयकरण होगा तो 1955 में एसबीआई, और इसके पहले जो मैंने आरबीआई एक्ट की बात बताई। तो इस तरह से भारत में बैंकिंग की शुरुआत हो जाती है, और वही व्यवस्था आज भी कायम है और चल रहा है, और देश इसी आधार पर जो हमारा आरबीआई है चीजों को रेगुलेट कर रहा है। अर्थव्यवस्था को सारा बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की प्रणाली को वो सारा मजबूत एक सिस्टम प्रदान करता है। जाते जाते आज इस भारतीय बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था में मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तत्कालीन गवर्नर जनरल विलेज़ली और शाह आलम द्वितीय के द्वारा पहली बार पेपर करेंसी की शुरुआत की गई थी। और इसी के साथ आज की इस चर्चा की कड़ी में हम लोग बैंकिंग प्रणाली की विकास के बारे में समझा और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की। और इसी के साथ आगे भी हम लोग अलग किसी अर्थव्यवस्था या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के विषयों पर चर्चा के लिए पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।